नमस्कार दोस्तों। किसी ने खूब कहा है कि जब चोट लगे कभी फिर भी प्रयास करना मत छोड़ना। जी हाँ, अगर आपको एक फील्ड से हताशा मिलती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग जीना छोड़ दें या फिर नया प्रयास करना बंद कर दें। अगर फिसले कभी कदम तो फिर भी कभी चलना मत छोड़ना। जिंदगी की जंग में आएंगी बहुत सारी परेशानियाँ, पर तुम कभी उम्मीद मत छोड़ना। जी हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये तो आपको बखूबी पता होगा। लेकिन दोस्तों, यही उम्मीद कभी कभी हम सभी के लिए मीठा जहर बन जाती है, और ये जहर हमारे रग रग में कब पहुंच जाता है और खून के साथ दौड़ना शुरू कर देता है और हमको ख़त्म कर देता है, हमें खुद पता भी नहीं चलता। सो गाइस, यही हालत वर्तमान समय के अंदर जो सत्ताधारी सरकार है हरियाणा में, उस सरकार के साथ हो चुकी है। इनको उम्मीद थी कि हरियाणा में इस बार हैट्रिक मारेंगे, मतलब कि तीसरी बार फिर से इनकी सरकार बनेगी। जो 10 साल तक राज किया है इन्होंने, ठीक है, वो दोबारा रिपीट होगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो 10 साल का वनवास काट चुकी है, इस वनवास को ख़त्म करने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है अपनी रैली के माध्यम से। और राजनीति में दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजनीति में एक सही डेकोरम का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, केवल दोषारोपण करने से बात नहीं बनती है। जनता दोस्तों भोली हो सकती है, बट मूर्ख नहीं हो सकती। और यहाँ पे भाजपा की उम्मीदें सबसे पहले धराशायी हुई थी 1 सितंबर को, जब इनकी जन आशीर्वाद रैली हुई थी। उसमें ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आए, और सबसे बड़ी वजह दोस्तों इसमें यह भी थी कि इसके पोस्टर में से जन आशीर्वाद जो रैली हुई थी, इसका आयोजन हुआ था, इसमें से इन्होंने खट्टर के चेहरे को हटा दिया था। मतलब कि उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था इन्होंने। और इस बात को लेकर के खट्टर आज भी नाराज हैं। इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं खट्टर वर्सेस नायब सैनी, खट्टर वर्सेस अनिल विज, खट्टर वर्सेस जो शर्मा जी हैं वो, ठीक है, खट्टर वर्सेस अभिमन्यु। तो मतलब यहाँ पर आपस में ये नेता कहीं ना कहीं अपना कोल्ड वॉर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा का दोस्तों जो सिंहासन है, जो ये भाजपा के दोस्तों जो राजनीति लंका है, इसको धराशायी करने में ये सभी नेता लग चुके हैं। और रही सही कसर संजय गायकवाड़, तरविंदर सिंह, और रही सही कसर पूरी कर दी कंगना ने। ये वो नेता हैं जो लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपक्ष के ऊपर कटाक्ष रचते हैं, और ये दोस्तों कटाक्ष का लेवल इतना हाई होता है कि भाजपा की सभी जनता की नज़रों में, जी हाँ, खराब पे खराब दिन प्रतिदिन होती जा रही है। कभी कंगना बोलती हैं कि ये जो फार्मर है, ये फार्मर नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं, जो भारत को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। किसानों के बारे में इतनी बड़ी टीका टिप्पणी करना एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके बाद विपक्ष की कोई कहता है कि जो जीप काट के लाके देगा इनको, जी हाँ, वो उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये हो चुकी हालत। वरना कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बाज ज़्यादा, वरना तेरा हाल तेरी दादी के जैसे होगा। ये गिर चुका है स्तर। और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हरियाणा में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 करी थी रैली। एक ही दिन में 2 उनको रैली करनी पड़ी थी। रिस्पॉन्स कुछ खास था ही नहीं, तो बंदा क्या बोलेगा स्टेज पर, क्या बोलेगा मंच के अंदर, किसे संबोधित करेगा? भीड़ है ही नहीं। पहली रैली हुई थी भिवानी के अंदर, ठीक है, जिसका पैकअप किया था 24 मिनट के अंदर। सेकंड हुई थी क्या फरीदाबाद के अंदर, जिसका पैकअप इन्होंने किया था 10 मिनट के अंदर। ये होती है रैली क्या? रैली कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलनी चाहिए। उसमें आप लोग अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, जनता को बताते हैं उनके क्या प्लानिंग है। और कहीं ना कहीं जनता से भी राय नेताओं को लेनी चाहिए कि जनता चाहती क्या है, जनता को आवश्यकता क्या है। आप अपने मैनिफेस्टो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हो, और मैनिफेस्टो की ज़मीनी हकीकत क्या बनती है, क्या रंग लाती है, उसका आप लोग पता कर नहीं पाते। कि उसका पता लगाने का केवल एक ही जरिया है, या तो जनता से आप लोग संबोधन करिए, जनता से आप बातचीत करिए, वरना ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। जितना इससे बचोगे, कहीं ना कहीं दोस्तों, जितना जो नेता इस बात से बचेगा, उस नेता में उतना ही ज़्यादा खोट पाया जाएगा। तो इसलिए हमेशा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ना कि 4 दीवारी के अंदर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें क्या होता है, कहता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाना है, ताल से ताल मिला, वो चलता है। आते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि इस तरह की रूपरेखा तैयार करना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आपको असली समझ आपके अंदर पैदा हो पाएगी। और जो दोस्तों उम्र में काफ़ी ज़्यादा हैं हम सबसे, और जिनको राजनीति की अच्छी समझ है, जी हाँ, वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से भाजपा, जी हाँ, ये जो अभी हार के काफ़ी करीब है, क्या वास्तविक रूप से ये हार जाएगी? जी हाँ, उम्मीद का दिया हमेशा जले रहना चाहिए। अभी भी टाइम बहुत अधिक बचा हुआ है। चाहे तो भाजपा पासा
पलट सकती है। जी हाँ, बाजी पलट सकती है, सफलता को अपने पाले में ला सकती है। दोस्तों, इन्होंने अभी चंद घंटे पहले इनके ही एक नेता ने, जी हाँ सीपी जोशी ने, एक याचिका दायर करी है। मैं बताना चाहूँगा आपको, बस थोड़ा सा करिएगा इस चीज़ का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, कुछ साल पहले राहुल गांधी से उनकी सांसदी छीन ली थी, उनका बंगला तक उनसे छीन लिया था, और अब साजिश हो रही है उनकी नागरिकता को छीनने की। मतलब कि ना रहेगा बांस, जी हाँ ना रहेगा विपक्ष का बांस, और ना बजेगी विपक्ष की बांसुरी। जी हाँ, संसद के अंदर ना ही दोस्तों उठेंगे इनके द्वारा कोई सवाल, ना हमको देना होगा उसका जवाब। दोस्तों, वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, और इसमें राजनीति को आप और ऐड कर लीजिएगा बस केवल। और यहाँ पे दोस्तों जो जंग है ना, जंग के अंदर भी पार्शियलिटी होती है संसद के अंदर। जी हाँ, इस इमेज को आप ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। विपक्ष की तरफ देखते हैं, और जब पक्ष की तरफ देखते हैं, सत्ताधारी सरकार की तरफ देखते हैं, मतलब कि केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं, तो फेस पे स्माइल होती है। और विपक्ष का माइक कई बार म्यूट करना पड़ता है इनको। जी हाँ, और जो सत्ताधारी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनके माइक पे अलाउ है, चलो बोल लो। दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। और दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के याचिका पहले भी अदालत में डाली गई थी, पहले भी सामने आई थी, और अदालत ने उस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। भाई इसमें कोई दम नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं, दोबारा से अप्लाई कर दिया। मगर अब रहस्यमय तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ना, वे अब गृह मंत्रालय से इस बात का स्पष्टीकरण मांग रहा है कि आपने आखिरकार याचिका दायर क्यों करी है, इसके पीछे आखिरकार सबसे बड़ी वजह क्या है। बार बार आप रिपीट करोगे, बार बार हम आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, कोर्ट का कहीं ना कहीं समय जाया होगा। तो नागरिकता कैंसिल करना या किसी की भी नागरिकता रद्द करना इतना आसान काम नहीं है। अगर केंद्र सरकार को नागरिकता कैंसिल करो, ये फेस्टिवल एंजॉय करना है, तो इस फेस्टिवल की शुरुआत अपने घर से करो। जी हाँ, संजय गोयकवाड़ की नागरिकता कैंसिल करो कहीं ना कहीं, और उसके बाद आपको करनी चाहिए तरविंदर की नागरिकता कैंसिल, आपको करनी चाहिए कहीं ना कहीं कंगना की नागरिकता कैंसिल। और इस लिस्ट में अभी ऐड हो चुकी है नए पर्सनैलिटी, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी, जो हुडा जी के लिए अपनी एक पोस्ट करते हैं जिसके पैर दोस्तों नाल से बंधे हों, नाल के साथ लगे हों, टंगे हों, वगैरह वगैरह, या पढ़ लीजिएगा। इतनी सीनियर पर्सनैलिटी है उम्र में, जिसके पास एक्सपीरियंस इतना अधिक है, और आप उनके बारे में ऐसे टिप्पणी कर रहे हो। एक्चुअली नागरिकता छोड़िए, कैंसिल करनी है फिर नहीं करनी, ये केंद्र सरकार को हम राइट क्यों दें, ये राइट होना चाहिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पास। जी हाँ, चुनाव आयोग ने एक्चुअली रैली का डेकोरम मेंटेन करने के लिए एक लंबी चौड़ी एक पीडीएफ जारी की गई है, जिसको शायद किसी भी नेता ने तरीके से पढ़ा भी नहीं है। जी हाँ, मैं सब नेताओं की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक बार चुनाव आयोग एक्शन में आ गया, तो ये दोस्तों अपने मन में आए जो मर्जी बोलते हैं ना, उस लिस्ट में सबसे पहले दोस्तों जो नाम कट होगा ना हमेशा के लिए राजनीति में से, वो होगा कंगना का, जो किसानों को, जी हाँ किसानों को आतंकवादी बोल देती है। अगर किसान 2 साल तक सब कुछ उगाना बोना सब बंद कर देना, तो आपके बस की नहीं है कि आप कभी अपने गमले के अंदर या फिर अपने ज़मीन के अंदर धनिया तक बो सको। जी हाँ, धनिया की चटनी बना लेंगे, ठीक है, उसी को खा लेंगे, ये तक बस की नहीं है। चलिए उनकी बात हम क्या करें, सच कहें तो हमारी बस की भी नहीं है। जी हाँ, मैगी भी हम लोग कब तक खाएंगे, और मैगी भी कहीं ना कहीं फसलों से ही जुड़ी हुई है, किसानों के साथ ही अटैच है मैगी भी। सोचिए हमारी क्या हालत होगी, एक बार कल्पना करके देखिए। सो गाइज, यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आखिरकार जो इनकी सांसदी कैंसिल हुई थी राहुल गांधी की, उसके पीछे की वजह क्या थी। एक बार इनको सांसदी कैंसिल करके भी चैन नहीं मिला, और इस बार सीधे राहुल गांधी की नागरिकता के पीछे बढ़ चुके हैं। साल 2019 की घटना वैसे बखूबी याद होगी कि वो मामला था क्या सब लोगों को। अब जिसको नहीं याद है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये मामला 2019 का है। मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर एक टिप्पणी करी थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए ये कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष कटाक्ष इन्होंने मोदी जी के लिए, पीएम मोदी जी के लिए बोला था या कुछ और। वीडियो को पॉज करके मंथन करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अब फाइनली क्या हो गया, इनकी इस स्टेटमेंट के बाद में गोदी मीडिया, जी हाँ बिल्कुल इनके पीछे पड़ गई। गोदी मीडिया छोड़िए,
जो दोस्तों अंधभक्त होते हैं ना, क्या करें भैया, कहता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाना है, कभी कभी वो काम भी चलता है। तो बीजेपी के सभी नेता इनके पीछे पड़ गए और ये मामला इतना सक्रिय हो गया, ये आरोप इनके ऊपर इतना लगा दिया गया, तिल का पहाड़ बना दिया गया और ये कहा गया कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। जी हाँ, मोदी जी का अपमान किया है, जबकि राहुल गांधी का वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि क्या था, वो नीरव मोदी के लिए था। वो जो बयान था ललित मोदी के लिए भी था, लेकिन इन्होंने बस केवल एक पर्सनैलिटी को लेकर के इस सेंटेंस को, इस सरनेम को जोड़ दिया और बस एक याचिका दायर कर दी। और फाइनली क्या हुआ, अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई और दोनों ही अदालतों के जज भारतीय जनता पार्टी के वकील थे। उनके फैसले का उससे कोई लिंक है या नहीं है, मैं ये अभी बिल्कुल नहीं कह सकता आपसे, ठीक है। आप इस पर डीप डाइव रिसर्च करिएगा, थोड़ा समझिएगा बात को भी, खेरा आखिरकार था क्या। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और राहुल गांधी जी के साथ में कुछ समय के बाद इंसाफ होता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से इनको मिलती है हरी झंडी और अब उनकी नागरिकता को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। भी वजह क्या है इनकी नागरिकता के ऊपर इस समय आप लोग सवाल क्यों खड़ा कर रहे हो। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय किस तरह से कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। जी हाँ, ना रहेगा पैसा, ना होगी रैली, खर्चा कैसे पूरा करेंगे ये, और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जी हाँ, जो विपक्ष है, ठीक है, उसको पूरी तरह से हैंडीकैप करने का पूरा प्रयास कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ये तो आपको बखूबी पता होगा। अभी की घटना है, वंस अपॉन अ टाइम की बात नहीं, अभी कुछ महीने पहले की बात है ये। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है सभी को कि राहुल गांधी 2004 से 2004 से, जी हाँ, 20 साल हो चुके हैं, ये भारत की चुनावी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। हालांकि 20 साल बाद राहुल गांधी ने संसद में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। संसद के अंदर ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं ओम बिरला जी, उनके बाद मोदी होते हैं, मोदी के बाद विपक्ष का नेता मतलब कि राहुल गांधी होते हैं। और इस बीच 2004 से लेकर के 2014 तक पूरे 10 साल तक उनकी पार्टी की सरकार ही रही है यहाँ पर इंडिया के अंदर। लेकिन राहुल गांधी संसद में किसी पद पर नहीं दिखे होंगे आपको। और राहुल गांधी ने 2004 में भारतीय राजनीति में कदम रखा और अपना पहला चुनाव अमेठी से इन्होंने लड़ा, ये आपको याद होगा। और ये वही सीट है जिसका प्रतिनिधि इनकी मां सोनिया गांधी और इनके दिवंगत पिता राजीव गांधी ने किया था। मतलब कोई इंसान राजनीति में इतने लंबे समय से है और आप सोचे चुटकी बजा करके, दोषारोपण खेल करके हम उसकी नागरिकता भंग कर देंगे, उसको देश से निकाल देंगे। ये चीज़ वैसे इतनी आसान है नहीं जितनी आसान इन सभी नेताओं को लग रही है। अब बस केवल इतना कहना चाहूँगा आप सबसे, हरियाणा की जो कुल आबादी है 2,53,51,462 है। ये सभी जनता जब 5 तारीख को अपना वोट देने जाएंगी और अपने राज्य में, जी हाँ, अब तक जो बनी हुई सरकार है उसने क्या विकास किया, अपने मन में एक रिपोर्ट कार्ड विकास की तैयार करिएगा, उसके आधार पर ही आप वोट दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि विकास हुआ है, जी हाँ, मतलब कि आपके युवाओं को, जी हाँ, रोजगार मिला है और विकास वास्तविक रूप से हुआ है, तो आप बिल्कुल उस पार्टी को वोट दीजिएगा। मैं किसी पार्टी के ना तो अगेंस्ट हूँ ना ही किसी के सपोर्ट में हूँ। जी हाँ, मुझे जो सही लगता है और जो सच लगता है उससे संबंधित मैं अपनी बातों को आप तक रख देता हूँ। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी दबाव में आपको अपना वोट नहीं देना है, केवल आपको अपनी योग्यता का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सो गाइस, लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले, जी हाँ, आप मुझे कमेंट पक्का करके बताना कि आखिरकार आने वाले समय में 8 अक्टूबर को किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। जी हाँ, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, वो मुझे कमेंट करके आप लोग पक्का बताइएगा। धन्यवाद।